बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी वाई टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी इवोल्यूशन के चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि किस तरह एटम्स यानी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स ये सब मिल के किस तरह मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। फिर यही मैक्रोमॉलिक्यूल्स मिल के सेल्स बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के बारे में। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल के अंदर हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल किस चीज का बना होता है और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप के सेल से बने होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि ये घर, ये कमरा और ये दीवार किस चीज का बना है? ईंटों से मिलके बना है। तो इसकी यूनिट क्या है? ये ब्रिक है, ब्रिक। तो ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ दिस वॉल। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सपोज ये एक लिविंग क्रिएचर है, कोई बंदा है, इसकी बॉडी को अगर हम देखें तो इसकी बॉडी किस चीज की बनी है? इसकी पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है। So, cell is the basic unit of living organism। यहाँ पे इस बने की बॉडी में जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं। आर.एच. वेटिकर नामी एक साइंटिस्ट ने कहा है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 5 बड़े किंगडम में डिवाइड करते हैं। सो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स 5 किंगडम है। किंगडम मोनेरा, सेकेंड वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज किंगडम फंजाई, फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटे, फिफ्थ वन इज किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 बड़े बड़े ग्रुप्स यानी 5 बड़े बड़े किंगडम जो है, इनकी बॉडी किस चीज की बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। यहाँ पे 2 ग्रुप्स यानी 2 किंगडम्स जो है, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी फुल बॉडी जो है वो एक सेल से बनी होती है। तो इन दोनों को यानी किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और बाकी ये 3 Kingdom fungi, Kingdom plantae and Kingdom animalia, they are multicellular organism। multicellular। मल्टीसेलुलर यानी इनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये सेल्स क्या करते हैं? इनके अपने खास फंक्शन होते हैं। हर सेल का अपना खास फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जब हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है इसका? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चर का मतलब है कि सपोज ये एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया की बॉडी जिस शेप की होगी तो ये एक स्ट्रक्चर देता है, यानी ये एक बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। सेल जो है इसकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। और फंक्शनल का क्या मतलब है कि एक सेल जो होता है, यानी बैक्टीरिया का एक सेल है या प्रोटिस्ट का एक सेल है, वो अपने आप में सब कुछ होता है। एक ही सेल जो है वो रिस्पायर भी करता है, एक ही सेल रिप्रोड्यूस भी करता है, एक ही सेल्स में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एक ही सेल जो है वो सेल्फ डिफेंस भी कर रहा होता है, एक ही सेल मूव भी कर रहा होता है। यानी जितनी भी फंक्शंस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है इतनी ही फंक्शन एक सेल में भी होता है। तो यहाँ पे फंक्शनल का मतलब यही है, यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यहाँ पे जब हम ये डिफिनेशन देखते हैं कि
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। तो क्या वायरस जो है वो एक सेल है? वायरस की बॉडी जो है वो एक सेल से बनी है, यानी वायरस जो है वो सेलुलर है या एसेलुलर है? ये बच्चों आप लोगों ने मुझे कमेंट में रिप्लाई देना है। वायरसेस को हम ना तो लिविंग तस्वर करते हैं और ना ही इनको हम नॉन लिविंग तस्वर करते हैं। जब वायरसेस बॉडी के बाहर होते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी लिविंग क्रिएचर के बॉडी के अंदर जाते हैं तब उनकी बॉडी यानी उनके सेल को, उनकी सेल की मशीनरी को यूज करके रिप्रोड्यूस भी करते हैं और वही कुछ करते हैं जो लिविंग सेल का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे वायरसेस जो है वो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग। सो वी कॉल दीज क्रिएचर्स एंड द बाउंड्रीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ये बात है 1600 की, 1600 सदी की ये बात है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ये नीदरलैंड का रहने वाला था और पेशे के लिहाज से ये क्या था? ये एक शॉपकीपर था, लेकिन ये हर वक्त लेंसेज के साथ खेलता रहता था। तो एक दिन उसने देखा, पोंड का वाटर उठाया, यानी पोंड के वाटर में से उसने देखा कि कुछ है जो कि मूव कर रहा है। उस पोंड के वाटर में उसने लेंस से देखा कि कुछ है जो कि मूव कर रहा है। और इस तरह फिर उसने क्या देखा, यानी उस टाइम उसको तो नहीं पता था कि ये बैक्टीरिया है, लेकिन उसने देखा कि कोई चीज है जो कि मूव कर रहा है। तो उसने इसको क्या बोला? एनिमल क्यूल। फिर उसके बाद उसने बैक्टीरिया भी देखा और प्रोटिस्ट भी देखा। और इसके बाद क्या देखा? उसने देखा स्पर्मेटोजोआ भी देखा और इसको एनिमल क्यूल का नाम दिया। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? एंटोन वॉन लीeuwenhoek कि ये पहला बंदा था जिसने लिविंग सेल देखा। अब इसके नाम में ही ट्रिक छुपा हुआ है, लीवेन। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल देखा था वो किसने देखा था? सबसे पहले लिविंग सेल देखा था लीeuwenhoek ने देखा था। लीeuwenhoek सेल, लिविंग सेल जो पहले देखा था वो लीeuwenhoek यानी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने देखा था। अब एंटोन वॉन के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। अब बच्चों इसके नाम में भी हुक है और इसके नाम में भी हुक है, तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? तो मैं इसके लिए आसान ट्रिक बताती हूँ आपको। पहले सीखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा। रॉबर्ट हुक जो था वो प्लांट पे काम कर रहा था। प्लांट में कुछ टिश्यूज होते हैं जिसे हम कॉर्क टिश्यू बोलते हैं, कॉर्क टिश्यू बोलते हैं। ये हम जब जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कॉर्क टिश्यू क्या होता है। तो उसने इसकी पतली सी लेयर बनाई और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ हेक्सागोनल शेप के खाली ऐसे डब्बे से हैं जो कि हनीकॉम्ब्स की तरह नजर आते हैं। और उसने इसको क्या नाम दिया? सेला नाम दिया। सेला का मतलब क्या था? उनकी लैंग्वेज में सेला का मतलब था मॉन्क्स क्वार्टर, यानी जो चर्च में जो लोग होते हैं उनके जो कमरे होते हैं ऐसे हेक्सागोनल शेप के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स उसने देखा कि ये बिल्कुल उसी तरह नजर आते हैं, तो इसने उसको नाम दिया सेला। ये चूंकि नॉन लिविंग थे, कॉर्क जो है वो नॉन लिविंग टिश्यू है, तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने नॉन लिविंग सेल देखा
नॉन लिविंग सेल देखा। वो कौन था? वो था रॉबर्ट हुक। अब कैसे याद करेंगे? ये तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एंटोन वॉन लीवेनहुक ये था या रॉबर्ट हुक, इसमें से कौन सा था जिसने नॉन लिविंग सेल देखा। इसके नाम में ही हुक छुपा हुआ है। हुक, HOOK, इसके नाम में हुक छुपा हुआ है। तो हुक क्या होता है? जैसे कि हैंगर का हुक, जैसे कि फिश जिसे हम पकड़ते हैं, तो वो क्या किस चीज का बना होता है? मेटल का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है? तो वो नॉन लिविंग चीज होती है। हुक जो है वो नॉन लिविंग चीज होती है। तो हम हुक से ही ट्रिक निकालेंगे और देखेंगे कि नॉन लिविंग सेल जो सबसे पहले देखा वो किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। इसके नाम में भी हुक है लेकिन इसके नाम में लीवेन है। सो लीवेन से हम लगाएंगे लिविंग और इसके हुक से हम लगाएंगे क्या लगाएंगे? इसके हुक से हम लगाएंगे कि इसने देखा नॉन लिविंग सेल। अब ये मैं मिटा देती हूं और एक तीसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। अब ये सारे कंफ्यूजन नाम हैं क्योंकि इसके नाम में भी रॉबर्ट है, इसके नाम में भी रॉबर्ट है, इसके नाम में हुक है और इसके नाम में भी हुक है। लेकिन जो ट्रिक मैंने बताई है आप लोगों ने उसी तरीके से याद करना है। सो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? रॉबर्ट ब्राउन के नाम में ब्राउन है। उसने सेल के अंदर देखा ब्राउनी। ये एक सेल है और इसने सेल के अंदर एक ब्राउनी देखी। ब्राउनी, ब्राउनी जो केक छोटा सा केक पीस होता है, उसने सेल के अंदर ब्राउनी देखी। सो उसने सेल के अंदर ब्राउनी का क्या मतलब है? हम यहां से ट्रिक बनाएंगे। उसने न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस सबसे पहले जो न्यूक्लियस देखा, क्या किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। सो ब्राउनी से याद करना है, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा। अब आते हैं हम सेल थ्योरी की तरफ। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो साइंटिस्ट के नाम, अब यहाँ पे दो और साइंटिस्ट हैं जिसने काम किया और दिया सेल थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? एक है मैल्थियास श्लीडन और एक है थियोडोर श्वान। मैल्थियास श्लीडन जो थे वो एक जर्मन थे और बॉटनिस्ट थे, प्लांट पे काम कर रहे थे। जबकि थियोडोर श्वान जो थे वो ब्रिटिश थे और ज़ूलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पे इस ट्रिक को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे याद करेंगे इनके नाम को कि ये जर्मन में थे और बॉटनिस्ट थे और ये ब्रिटिश थे और ज़ूलॉजिस्ट थे। यहाँ पे मैल्थियास, इसके नाम में ही ट्रिक है। मैल्थियास मेथी जो मसालों में एक प्लांट होता है, जो मसालों में हम सालन में डालते हैं, तो ये इसके नाम में है। तो इस ट्रिक से हम देखेंगे कि मैल्थियास ये प्लांट वाले थे यानी बॉटनिस्ट थे। मेथी से हम याद करेंगे ये बॉटनिस्ट थे। और मेथी कहाँ पे उगती है? सपोज जर्मनी में उगती है, तो जर्मनी में मेथी उगती है। हम इस ट्रिक से याद करेंगे। मैल्थियास श्लीडन जो थे वो जर्मन थे और बॉटनिस्ट थे। सो जर्मनी में मेथी उगती है। यहाँ पे जो हम ट्रिक लगाएंगे थियोडोर श्वान को। श्वान क्या है? एक बर्ड होता है, ऐसे एक बर्ड होता है, इसको स्वान बोला जाता है। तो इसके नाम में ही स्वान है। स्वान क्या है? बर्ड है, एनिमल है। तो एनिमल ज़ूलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एनिमल को स्टडी करते हैं। तो स्वान से हम ट्रिक बनाएंगे कि थियोडोर श्वान जो थे वो स्वान मतलब कि ज़ूलॉजिस्ट थे
और ये स्वान कहाँ मिलते हैं? सपोज ये ब्रिटिश यानी बर्तानिया में स्वान मिलते हैं। तो इस ट्रिक से हम ये याद करेंगे कि थियोडोर स्वान जो थे वो ज़ूलॉजिस्ट थे। इसके नाम में स्वान है। स्वान एक परिंदा है जो कि एनिमल है। ज़ूलॉजी में हम एनिमल को स्टडी करते हैं, सो वो ज़ूलॉजिस्ट थे। अब बात है 1838 की। मैथियास श्लीटर जो थे वो प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे और उसने देखा कि प्लांट्स जो है, एक स्ट्रक्चर प्लांट्स जो है, जितनी भी प्लांट्स है वो सारे सेल से बने होते हैं। इसने क्या देखा? इसने देखा कि जितनी भी प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और 1839 में, ये कहानी है 1839 की, थियोडोर स्वान जो कि एनिमल्स को स्टडी कर रहा था, उसने देखा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को अगर देखा जाए तो वो सेल से बनी है। तो क्या हुआ, एक दिन ये दोनों किसी फंक्शन में मिले तो मैथियास श्लीटर ने अपनी सारी कारगुजारी थियोडोर स्वान को सुनाई। थियोडोर स्वान जो था वो भी हैरान हो गया और उसने कहा कि हाँ भाई, आपके प्लांट्स सारे जो है उस सेल से बने हैं और मेरे सारे एनिमल्स जो है वो सारे सेल से बने हैं। तो थियोडोर स्वान के दिल में खोट था। उसने क्या किया? उसने प्लांट्स को भी स्टडी करना शुरू किया। तो थियोडोर स्वान ने देखा कि एक तो उसने ये बात की कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरी, उसने जब प्लांट को स्टडी करना शुरू किया तो उसने देखा कि ऑल प्लांट्स सेल्स हैव सेल वॉल। यानी जितनी भी प्लांट्स हैं उन पे क्या होता है? उनका सेल वॉल होता है। थर्ड जो उसने बात की, उसने देखा कि सेल जो है, सेल के गिर्द एक कवर होता है। सेल इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, जिसे आजकल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसको ये उस टाइम नहीं पता था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन उसने जस्ट देखा, ऑब्जर्व किया। अगर आप लोग के लिए क्वेश्चन आए कि सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो आप लोगों ने उसके लिए आंसर देना है थियोडोर स्वान ने। तो ये तीनों बातें थियोडोर स्वान ने की कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, सेल इज कवर्ड विथ मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे आजकल हम बोलते हैं। तो थियोडोर स्वान ने सेल थ्योरी देने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यानी जो सोसाइटी है उसने सिर्फ थियोडोर स्वान का नाम नहीं लिखा, ये तो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, लेकिन जो सोसाइटी थी उसने फिर स्वान का, मैथियास का भी नाम शामिल कर दिया कि अरे भाई आपका भी नाम है इसमें, आपने भी कहा है कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन ये काम जो है ये पहले जो मैथियास था उसने भी किया था। उसने भी कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो सेल थ्योरी जो है वो किसने दी? इन दोनों ने, मैथियास श्लीटर एंड थियोडोर स्वान ने। सेल थ्योरी में इन दोनों ने क्या बात की वो देखते हैं। सेल थ्योरी, all living organisms are made up of cells and product of cells। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। एक तीसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है रुडोल्फ वर्शो,
उसने 1855 में माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ अजीब सा देखा। क्या देखा? कि एक सेल उसके आंखों के सामने 2 सेल में डिवाइड हो गया। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने क्या बोला? अपनी लैंग्वेज में उसने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी cells arise from pre-existing cells. New cell arises from pre-existing cells. तो यहाँ पे हम इस थ्योरी में दूसरा पॉइंट जो ऐड करेंगे वो रुडोल्फ वर्शू का है। All cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells. यानी जितनी भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। अब यहाँ पे जो पहला सेल आया बच्चों, वो कहाँ से आया? आप लोग के जहन में भी ये क्वेश्चन आता होगा। तो बच्चों, हमने पढ़ा है एवोल्यूशन के चैप्टर में, ऑपरेंट हेल्डेन ने हमें बताया है कि किस तरह एक सेल जो है वो इवॉल्व हुआ, किस तरह वो सेल जो है वो बना। यानी जो मॉलिक्यूल्स थे, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स और जो कंडीशन था अर्थ का, उससे बना क्या? एक सेल। तो वहां से बने होंगे ये सारे सेल्स। तो ये है सेल थ्योरी, जो कि 3 साइंटिस्ट के नाम है, श्लीडेन-शुआन और रुडोल्फ वर्शू। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। सेल्स जो है वो 2 टाइप्स के हैं। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल इसके या प्रोकैरियोटिक सेल के 10 गुना होते हैं। तो सपोज ये एक यूकैरियोटिक सेल है, कोई सा भी हम सेल ले लेते हैं, ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल जो है इसके, सपोज अगर हम एनिमल का लेते हैं तो एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता। अगर हम प्लांट का लेते हैं तो प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन से उसमें होता है? किंगडम में, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होता है। किंगडम मोनेरा यानी जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। बाकी जो 4 किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, ये 4 जो है ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल हैं। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है, और किंगडम मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर भी है और प्रोकैरियोटिक भी है। सिर्फ एक ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ये सपोज एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दिस वी कॉल न्यूक्लियस। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी पड़ा होता है। हमारे यानी यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल होता है लेकिन कहीं पे भी पड़ा होता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ये न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है, यहाँ से अराइज होता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम
बोलते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता। एंड यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे गोल्जी बॉडीज होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई गोल्जी बॉडीज नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है राइबोसोम, और इस प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम मौजूद होता है। ये भी राइबोसोम मौजूद होता है। तो क्या राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट में मौजूद है? नहीं, राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। यानी प्रोकैरियोट की जब हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। सो राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, बल्कि राइबोसोम्स जो है वो एक किस्म का आरएनए होता है जिसमें कुछ प्रोटीन्स मिलके वो आरएनए उसके इर्द लिपट जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स होता है, और ये दोनों ऑर्गेनेल्स जो है इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का क्या मतलब है कि ये कुछ ना कुछ काम जो है वो एक सेल की तरह कर सकते हैं, लेकिन फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। हमने पढ़ी थी एवोल्यूशन के चैप्टर में एंडोसिम्बियोटिक रिलेशन, हमने ये थ्योरी जो है पढ़ ली है एवोल्यूशन के चैप्टर में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं इन्होंने ये यूकैरियोटिक सेल में आके इसके साथ एंडोसिम्बियोटिक रिलेशन किया है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम को स्टडी करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम को स्टडी करते हैं, और इनके अंदर जो डीएनए होता है तो इनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो कैसे होता है? ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। तो इसका मतलब है कि ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, लेकिन बाद में यूकैरियोटिक सेल के साथ इन्होंने सिम्बियोटिक रिलेशन किया और ये यूकैरियोटिक सेल बनाया। तो यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो खाली मैदान है। पीएसएल का मैच हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे फंक्शंस फिर भी होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता है इसमें, जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक बार यहाँ पे जो राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80S का होता है। तो बच्चों आप लोगों ने बताना है मुझे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं उसका राइबोसोम्स होता है वो 70S होगा या फिर 80S होगा, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है। तो बच्चों ये है बेसिक स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की। हाँ, एक बात जो रह गई है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके बाहर जो है सेल वॉल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का बना होता है। म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल्स के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होता। फंजाई का भी सेल वॉल होता है, प्लांट्स का भी सेल वॉल होता है, प्रोटिस्ट में किसी का होता है किसी का नहीं होता, और मोनेरस जो है वहां पे भी सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होता। यहाँ पे एक सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है,
सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? PPLO, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के बाहर जो सेल वॉल होता है वो अगर हम हटा दें वो नहीं होता। प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होता। तो इसका साइज कितना होता है? ये सबसे छोटा सेल है। सबसे छोटा सेल कौन सा है? प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज क्या होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। ये है सबसे छोटा सेल। और सबसे बड़ा सेल कौन सा है? सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल है। इसी तरह अगर लंग सेल का आप लोगों से पूछे तो ह्यूमंस में जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे सर से लेके पैर तक गए होते हैं। तो लंग सेल्स जो है वो नर्व सेल्स हैं। और सबसे छोटा सेल जो है वो PPLO या माइकोप्लाज्मा है, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर है। और सबसे बड़ा सेल जो है वो क्या है? ऑस्ट्रिच का एग है। आप लोगों को पता है कि एक RBC जो है, RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये लिविंग सेल है या नॉन लिविंग सेल है? इसमें तो कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज नहीं होती। तो क्या ये लिविंग सेल है या नॉन लिविंग सेल है? बच्चों, RBC जो है वो एक लिविंग सेल है, लेकिन ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये अपनी सारी चीजें थूक देता है। ये जो न्यूक्लियस जो होता है उसको भी थूक देता है, बाकी जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें इसको थूक देता है। क्यों ऐसा करता है? इसलिए कि ये खुद को खाली कर ले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इस वजह से करता है, क्योंकि सेल ने तो डिवाइड नहीं होना होता। ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? वो बोन मैरो में बनते हैं। एक ब्लड खुद जो है वो डिवाइड नहीं करता, यानी एक ब्लड जो है उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है, वो फिर खत्म हो जाते हैं। और न्यू सेल्स जो बनते हैं वो बोन मैरो से बनते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसको न्यूक्लियस की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसको डिवाइड ही नहीं होना। तो रेड ब्लड सेल्स लिविंग है, लेकिन ये अपनी सारी चीजें थूक देता है। तो बच्चों, ये था आज का इंट्रोडक्टरी क्लास सेल के बारे में। तो बच्चों, ये है आज का हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास सेल के बारे में। बच्चों, अगर आप लोग इसी तरह मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि बर वक्त आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहें। बाकी जो भी आप लोग के डाउट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, कमेंट्स करें, मैं उसकी रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।